औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस के एक और प्रोग्राम के साथ तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है मसला कश्मीर, और हम ये देखेंगे कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से कश्मीर एक मुस्लिम रियासत होने के बावजूद 80% से ज़्यादा मुसलमानों की अक्सरियत थी और तमाम रास्ते उसके पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। इजी एक्सेस थी, सियालकोट से लेके गलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पुंछ, भीमपुर, जहाँ से कोई मर्ज़ी पाकिस्तान क्रॉस कर जाए। एक रास्ता था सिर्फ जम्मू से श्रीनगर वाला, जो इंडिया को जाता था। तो किस तरीके से ये मैनिपुलेशन हुई और क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो तारीख़ में सभी लोगों को मालूम है। तो कोई दो चार चीज़ें जो उसमें हम देखेंगे, उसमें एक हम देखेंगे ये कि मुस्लिम लीग से किस जगह पे कोताही हुई, कांग्रेस ने कहाँ इंतहाई चालाकी से और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से शेख अब्दुल्ला और कश्मीर की दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को अपने साथ मिलाया। और आखिर में हम गलगित और बल्तिस्तान का भी जिक्र करेंगे, जो अक्सर कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद उनकी तहरीक आज़ादी के लिए कश्मीर जो खिदमात हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की जो मौजूदा तहरीक है ये 1931 के श्रीनगर के उस वाक़े से शुरू हुई थी, जहाँ पे एक आज़ान के दौरान 22 लोगों को शहीद कर दिया गया था और 1932 में एक सियासी जमात की बुनियाद रखी गई जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस जमात के पहले सदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे और सेक्रेटरी जनरल चौधरी गुलाम अब्बास थे। दूसरे इसके रहनुमाओं में मीरवाज मौलवी मोहम्मद यूसुफ, जो ये मीरवाज उमर फारूक के ताया थे और आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, वो थे। इसके अलावा चौधरी हमीदुल्ला खान, AR सागर, शेख मिर्ज़ा अफजल बेग, बख्शी गुलाम मोहम्मद और चंद एक और नामवर सियासी कारकुन थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद 1935 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मुसलमान रहनुमा से सैफुद्दीन कचेलो, जो कि गांधी के बड़े ख़ास दोस्त थे, तो उन्होंने उनको शेख अब्दुल्ला साहब के पास भेजा और वो बहुत ही अच्छे किस्म के मुबल्लिग़ और बड़े अच्छे मुकर्रर भी थे। और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को ये समझाया कि आप इंडियन नेशनलिज़म, जो गांधी और नेहरू और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो फ़लसफ़ा है उसके साथ आ जाएं, और एक तो अपनी जमात का नाम बदलें और दूसरा आप एक ब्रॉडर बेस, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत के बारे में जो है वो बात करें, अलहदा कश्मीर की भी बात छोड़ें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करें। बहरहाल उन्होंने काफ़ी हद तक उनको कायल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस जो थी वो हर वक्त शेख अब्दुल्ला, चूँकि उन्हें पता था कि कश्मीर के सबसे बड़े लीडर हैं, उनके साथ राब्ते में रही और उसके साथ साथ गांधी, नेहरू, सरदार पटेल भी जो है वो शेख अब्दुल्ला के साथ राब्ते में रहे, और न सिर्फ उसके साथ राब्ते में रहे बल्कि महाराजा हरी सिंह के साथ भी वो राब्ते में रहे। बिलाखिर 1939 में शेख अब्दुल्ला ने और उनके साथियों ने, तकरीबन उसमें सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने अपनी जमात का नाम रख दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, बदल दिया। उसमें उनका शायद ये ख्याल था कि इसमें ख़ास कर जो है वो गैर मुस्लिम और पंडित जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनकी बड़ी कोशिश के बावजूद वो तो न शामिल हुए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखने के बाद ऐसा अंदाज़ा होने लगा कि कांग्रेस के नज़दीक तर हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो फिर ये देखते 1941 में दोबारा बहाल कर दी गई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उसके सदर बन गए चौधरी गुलाम अब्बास खान। ये यहाँ तक बात हुई। अच्छा, इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और एक और फैक्टर आया, और वो ये आया कि
लोगों की भर्ती शुरू हुई बाडवार के लिए, तो जो हमारा जो एक कश्मीर के अंदर एक रियासत थी पुंछ, और उस पुंछ रियासत में चूँकि बड़े फाइटर कबाइल रहते थे, वहाँ जब रब्ता किया गया और वहाँ के एक लोकल लीडर थे जिन्हें कर्नल ख़ान मोहम्मद ख़ान कहा जाता है, उनके बेटे कर्नल नकी ख़ान और अभी भी उनके एक पोते भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर होते रहते हैं। उन्होंने लोगों को एक प्लानिंग के तहत और उनके कुछ साथियों ने पुंछ से और मीरपुर से, कोटली से जो है लोगों को भर्ती किया। पर्टिकुलरली पुंछ से बहुत ज़्यादा लोग भर्ती और कुछ 70,000 के करीब लोग जो है वो इंडियन रॉयल आर्मी में भर्ती हुए। ये एक नई ट्विस्ट आई और इसमें एक जो पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए पुंछ में, वो आए कर्नल ख़ान मोहम्मद ख़ान। आगे चल के जिक्र आएगा गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान का। जो गाजी मिल्लत जो है वो एक बैरिस्टर थे, उनका नाम आएगा कि वो उन्होंने उनकी जो खिदमत है उनका भी जिक्र होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से रब्ता किया राम करने के लिए शेख अब्दुल्ला को। उसमें गांधी जी खुद थे। गांधी तो 1 अगस्त 1947 को खुद तशरीफ़ लाए श्रीनगर, वहाँ पे उन्होंने जितनी लॉबिंग थी वो की। इसके अलावा 1946 में एक शेख अब्दुल्ला ने एक तहरीक शुरू की थी महाराजा के ख़िलाफ़ और शेख अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन हुआ ये कि उसको जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग जो है इनकैश ना करा सकी, बल्कि उनको रिस्क्यू करने के लिए जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो कश्मीरी पुलिस ने उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया और कश्मीर बदर कर दिया। लेकिन इसको जो है वो कैपिटलाइज ना किया जा सका। उससे पहले 1944 में मुस्लिम लीग की तरफ से, वैसे तो कायद आज़म 1920 की दहाई में भी आए, 30 की दहाई में, 1944 में 2 हफ्ते के लिए आए और उनका एक ये बड़ा मार्कतुल आरा दौरा था। वो आया जम्मू, वो आए जम्मू में बहुत अच्छे तरीके से उनकी रिसेप्शन हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब शेख अब्दुल्ला की थी, लेकिन रिसीव दोनों ने किया। जॉइंट वेंचर था उनका, जम्मू से लेके तो श्रीनगर के बाहर तक तकरीबन ये प्रोग्राम जो है वो रहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जब श्रीनगर और वैली में कायद आज़म आए तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा उनके एजाज़ में ऐशा ये दिया, एक बहुत बड़ा वहाँ पे पहले दिन जलसा हुआ। फिर उसके बाद बेशुमार उनके लोगों का एक मुलाकातें हुई, आना जाना भी वफूद का रहा। लेकिन इस दौरान चूँकि महाराजा हरी सिंह बाहर था और कोई और कश्मीर का बंदा भी कायद आज़म से मिलने नहीं आया तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया अपना टूर। बहरहाल इस दौरान जो है वो बहुत कश्मीर ख़ासकर वैली में जो हमारे यहाँ कश्मीर में ये भी देख लिया जाए कि 3-4 रीजन हैं, जैसे लद्दाख जो है वहाँ बुद्धिस्ट हैं, वो अलहदा उनकी एक ज़ुबान है, तिब्बती टाइप की है। एक जो कश्मीर की जो ओरिजिनल कश्मीरी है वो कश्मीरी ज़बान बोलते हैं। और जम्मू और ये मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, पुंछ और बारामूला वगैरह में यहाँ पे पहाड़ी डोगरी या इस तरह की ज़बान बोली जाती है। ख़ासकर वो इलाका जो इन्फ्लुएंस में था शेख अब्दुल्ला की, वहाँ पे कायद आज़म के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उनकी मुलाकातें हुई और उम्मीद ये थी कि यहाँ से शायद शेख अब्दुल्ला ट्विस्ट लेंगे, लेकिन उसको बाद में कैपिटलाइज नहीं किया जा सका और ना कोई लीडर बाद में किसी ने रब्ता किया। तो कायद आज़म चूँकि 46 के इलेक्शन में और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे, मुस्लिम लीग के किसी नामी गिरामी लीडर ने जो है वो ना तो शेख अब्दुल्ला के साथ रब्ता किया ना महाराजा हरी सिंह के साथ। जबकि दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मास्टर तारा सिंह, उनके जो एक और नौजवान उस ज़माने में जो लीडर थे मोरारजी देसाई जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने वो, और एक और लीडर थे उनके मराठी के जगजीवन राम, ये सारे लोग जो है परसू करते रहे शेख अब्दुल्ला को और महाराजा हरी सिंह को कि आप इंडिया के साथ जाएं। लेकिन महाराजा जो है वो इंडिया के साथ वो सेपरेट रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इसलिए जो है उसने आखिर तक उनको हामी ना भरी। और वो वक्त भी आया
जब आज़ादी हिंद का ऐलान हो गया और महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा कि मेरे साथ स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट करें, तो इंडिया हिंदुस्तान की जो भारतीय हुकूमत थी उन्होंने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया। तमाम डाक व तार और उसकी तजारत के जितने भी मामला थे वो पाकिस्तान के साथ तय पा गए। इसी दौरान एक और इवेंट हुआ, वो ये हुआ कि अप्रैल के महीने में जो सेकंड वर्ल्ड वार लड़ने के बाद फ़ौजी पुंछ के वापस आए हुए थे, तो एक इज्तिमा हुआ रावलाकोट में। कहते हैं कोई 20 और 30 हज़ार के दरमियान साबका फ़ौजियों ने वहाँ मदऊ किया गया महाराजा हरी सिंह को और उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और उस गार्ड ऑफ ऑनर को लीड किया, अगर आप देखें तो एक एडीसी के लॉर्ड माउंटबेटन के नेवी से उनका ताल्लुक़ था। पुंछ का एक गांव, जो मुत्तहिदा पुंछ का एक गांव है, ये नाड़ाकोट, ये दीरकोट के पास है। तो एडीसी जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के, उन्होंने उस मार्च पास को लीड किया। और पुंछ उस वक्त जो है एक बड़ी रियासत थी जिसके आज 4 ज़िले इधर हैं और 3 शायद उस साइड पे हैं, लेकिन मेन जो उसका थ्रस्ट जो सेंटर था वो रावलाकोट था। तो वो जब वो देखा लोगों को, महाराजा हरी सिंह ने वहाँ वापस जाने के बाद उसको जो सीआईडी की रिपोर्ट्स मिली है, उसने इस इलाके में ऑपरेशन शुरू करा दिया। लोगों से उन्होंने हथियार जमा करने शुरू कर दिए, तरह तरह की थोड़ी बगावत जो है वो अनरेस्ट पैदा हो गई। और उसके बाद 1947 14 अगस्त का दिन भी आया, 15 का भी आया। तो अगस्त के महीने में पुंछ के जो सुदनौती, रावलाकोट बाग में जो 2 तहसीलें, सुदनौती जो उस वक्त कहलाती थी, मंग वगैरह, यहाँ पे छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई। कता नज़र इसके कि पहले कहाँ हुई और पहली गोली दूसरी गोली कहाँ चली, लेकिन ये इलाके जो हैं इनमें जो है बगावत हो गई। अच्छा, ये बगावत हुई कैसे और ये क्या हुआ? इसमें जितने मैंने लीडरों के आपको ज़िक्र मैंने बताया कि शेख अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम अब्बास, चौधरी हमीदुल्लाह, शेख मिर्ज़ा अफजल बेग, बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो इनमें एक दरमियान में एक नए नौजवान लीडरशिप आई। वो आई गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब आए, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के पहले सदर थे। ये नौजवान बैरिस्टर थे, ये फास्ट ट्रैक पे कहीं से आए। इतनी कोई अब उनकी तारीख़ी वो चीज़ें भी अवेलेबल उस तरीके से नहीं हैं, लेकिन ये 1900 कायद आज़म के दौराए कश्मीर के 1944 और 47 के दरमियान में आए। इन्होंने 1947 का इलेक्शन लड़ा भारी अक्सरियत से। ये रावलाकोट बाग की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, दीरकोट से जो है, ये कश्मीर असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि 1947 के जो कश्मीर की कानून साज़ असम्बली के इलेक्शन हुए थे, उसमें 21 सीटों में से 16 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। और वो इसलिए ज़्यादा जीत गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन का बाइकाट किया था। अच्छा, इस पूरे उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तरफ रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ, और जो गवर्नमेंट थी महाराजा हरी सिंह वो एक साइड पे। गाजी मिल्लत ने अपने सिंगल हैंडेडली आलमोस्ट जो है अपनी बलबूते वो तकरीबन कश्मीर को आज़ाद करा गए थे। ताल्लुक़ तो उनका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया। वो श्रीनगर जेल में थे, लेकिन उन्होंने इतने जल्दी अपने राब्ते हुकूमत पाकिस्तान कबायलियों के साथ, या ख़ासकर पुंछ और नज़दीक वाले मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद में इतने स्ट्रॉन्ग उनके कनेक्शंस थे कि बाकायदा एक जब बगावत हो गई तो उसके वो लीडर बन के सामने आए। उसमें जो है वो पीछे रह गए, जो गुलाम अब्बास खान थे वो पीछे रह गए, या और भी कोई लीडर सामने नहीं आया। और उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि इस इलाके में ख़ासकर जो मुज़फ़्फ़राबाद, पुंछ और मीरपुर की फ़तह के बाद मुजाहिदीन ने जब मार्च किया श्रीनगर की तरफ, बारामूला, उड़ी, ये इलाके जो है वो मुजाहिदीन ने फ़तह कर लिए। और इस दौरान बड़ी कोशिश के बावजूद जो है जंगबंदी ना हो सकी, और मुजाहिदीन ने जब कब्ज़ा कर लिया बारामूला, उड़ी, इसके अलावा ये नौशहरा जहाँ ये 2019 में पाकिस्तानी जहाज़ों ने बमबारी की थी, ये इलाका, मेंढर,
और राजौरी, जब इसके अलावा करगिल द्रास को जब इस रोड ये भी मुजाहिदीन के कब्ज़े में आई तो लद्दाख जो है वहाँ थोड़े से जो है उनकी वो थी, वो भी वहाँ से भी महाराजा की अमलदारी ख़त्म हो गई। तो 24 अक्टूबर को, नहीं उससे पहले ऐसे हुआ कि जब ये बगावत शुरू ही हुई थी तो एक अबूरी हुकूमत पिंडी के एक होटल में गुलाम नबी गलकार थे, उन्होंने बनाई और वो कश्मीर के वो वहाँ पे गिरफ़्तार हो गए। तो वो जो है वो अननोन से आदमी थे। बहरहाल 4 अक्टूबर 1947 को, अलबत्ता 24 अक्टूबर 1947 को गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर की वो बुरी हुकूमत का क़याम अमल में आया। और इस दौरान उस दिन जो है वो तकरीबन 12 मूले से मुजाहिदीन आगे पहुँच चुके थे और उसका पहला दारुल हुकूमत ये पलंदरी के पास इस चुंजाल जो वहाँ पे रखा गया, बाद में वो मुजफ्फराबाद शिफ्ट हुआ। अच्छा, इसमें 1 तारीख को कर्नल हसन खान, जिनका ताल्लुक भी ये मीरपुर से था, उन्होंने जो महाराजा का गवर्नर था गलगित में, उसको अरेस्ट कर लिया और गलगित को आज़ाद करा लिया उन्होंने। और 1 नवंबर 1947 तो गलगित का नाम उन्होंने रखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गलगित। और 15 दिन के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर दिया उसका। लेकिन जो बल्तिस्तान था वहाँ पे जो है वो आज़ाद नहीं हो सका। वहाँ 1 साल तक लड़ाई होती रही और बड़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी जिनको अक्सर रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है। और वहाँ के जो लोकल लोग थे और छोटे छोटे जो कबाइल थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दे के तो बल्तिस्तान 1948 में 1 साल, तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो आज़ाद हुआ। और वो एक मायदे के तहत 1949 के एक मायदे के तहत जो मायदा कराची के तहत जो है वो पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में दे दिया गया। तो वो भी बड़ी डिबेटेबल किस्म का मायदा है, उसको भी किसी उसमें हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ जो लड़ाई में जो 2-3 जो फैक्टर्स थे, उसमें एक तो ये था कि कबायली जो आए उनमें एक पीर ऑफ मानकी शरीफ थे, उनके वो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। खान कयूम जो सूबा सरहद के वज़ीर आला थे, उन्होंने किया। लेकिन जो बेसिक जो प्लानिंग थी जो या उसको जो लीड जो कर रहे थे, कायद-ए-आज़म उस वक्त सख्त बीमार थे, लियाकत अली ख़ान या जो भी लोग थे, तो उनका ये था कि इसको जो शुमाल वाला इलाका है मुजफ्फराबाद से श्रीनगर, इसको देखेंगे कबायली, दरमियान वाला जो है उसको गाजी मिल्लत और इनके जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो थे या साबका फ़ौजी वो देखेंगे, और मीरपुर और ये इलाका जम्मू जो है ये इफ्तिखार महमूद जो पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने देखना था। लेकिन हुआ ये कि जब लड़ाई शुरू हुई, बगावत हुई, तो कबायलियों ने भी और मुजफ्फराबाद और पुंछ के लोग जो हैं ये तो अपनी रोल प्ले कर गए। कबायली जो है वो आगे निकल गए और इस इलाके में भी शायद थोड़े बहुत कबायली आए हों, लेकिन इतने नहीं आए। बाग, रावलाकोट, ये लोग जो हैं ये यहाँ पे ख़ासकर रावलाकोट के आसपास जो मंग में और दोथान में बड़ी शहादतें हुई, जिनका हम बड़ा जिक्र सुनते हैं। एक और जगह जो बहुत शहादतें हैं उनका कम जिक्र करते हैं, ये हमारे यहाँ डन्ना, धीरकोट और डन्ने के दरमियान, बल्कि डन्ने के इलाके में जब पुंछ से मुजाहिदीन ने इस तरफ अटैक किया तो वहाँ पे 70 लोग एक ही जगह पे शहीद हुए। उनकी किसी ने कोई अभी तक वो नहीं बनाई, यादगार नहीं बनाई। जैसे मंग में है या दोथान में है, उनकी कोई वो नहीं करती। उस जंग में इत्तेफाक से मेरे दादा अबू के कज़न थे सरदार मौला बख्श खान जो मुजाहिदीन कमांडर थे, वो भी शहीद हुए थे। अच्छा, इसमें जब ये लड़ाई ज़्यादा तूल पकड़ गई तो 27 तारीख को महाराजा ने जो है वो एक सो कॉल्ड भाग गया था महाराजा हरी सिंह श्रीनगर से, जैसे सबको पता है। तो उसने एक जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट है, कोई कहते हैं असली है, कोई कहते हैं नकली है, इसे कता नज़र बहरहाल 27 तारीख को इंडिया की फ़ौज श्रीनगर उतरनी शुरू होगी। उससे पहले ये जो मुजाहिदीन यहाँ से जा रहे थे, इन्होंने बड़ी देर कर दी जाते हुए उड़ी और बारामूला में।
एक आध दिन अगर वो पहले जाते एयरफील्ड के ऊपर 4-5 किलोमीटर या 6 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मील दूर थे श्रीनगर से, कोई तो कहते हैं तकरीबन पहुंच भी चुके थे। लेकिन बहरहाल वो जब वहाँ पहुँचे तो अभी पीछे ही थे, एक मेजर खुर्शीद अनवर थे, उनके बारे में बड़ी बात की जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उनसे ये हो कि ऊपर से कोई मसाइल थे या अनऑर्गेनाइज लोग थे, अनऑर्गेनाइज आर्मी थी। उसमें सिर्फ जो ट्रेन फौज थी वो वाली स्वात के कोई 150 लोग थे, बाकी सिविलियन थे या कबायली लोग थे। उनसे जो देर हुई वहाँ पे, एक तो उड़ी और बारामूला के दरमियान एक पुल उड़ा दिया गया एक दिन उनका। वैसे लगा बारामूला एक अच्छा बड़ा शहर था, एक आध दिन उनका वहाँ लग गया और उसमें कोई देर हो गई और वो नहीं जा सके और कोई ऑर्गेनाइज तरीके से। एक तो ये हुआ। दूसरा, जब इंडिया की फ़ौज आई तो कायद आज़म ने जब कहा जनरल ग्रेसी को कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को जाने दें, उनको जो है डिप्लाई करें या आगे एडवांस का हुक्म दें, तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। यहाँ तक तो सबको पता है उसने इनकार किया। बाद में उसने जो आर्डर तो दिया दिसंबर 4 दिसंबर को मेरा ख्याल है उसने दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है जो भी थी, लेकिन उस वक्त बड़ी देर हो गई थी और इंडिया की बहुत ज़्यादा फ़ौज आ गई थी और बहरहाल आगे बड़ी रेजिस्टेंस भी पुट अप हुई, लेकिन काफ़ी इलाके उन्होंने वापस लिए। अच्छा, इसमें जब पाकिस्तानी फ़ौज आई और इस पूरे जो मैं अभी जो बात में रह गई वो ये थी कि इस पूरे जो प्लान था इसको एग्जीक्यूट किया ब्रिगेडियर मोहम्मद अकबर खान, जो बाद में उसी दौरान मेजर जनरल, एक आध साल में बन गए थे मेजर जनरल अकबर खान, जो पिंडी साजिश केस में। तो इसको मॉनिटरिंग वो कर रहे थे। अच्छा, इसमें ये इलाका जो है ये शुमाल वाला तो ठीक हो गया। जो 4000 राइफलें दी गई तारीख में भी आता है और जो पार्ट प्ले करना था खान कयूम ने, KPK के वज़ीर आला जो सूबा सरहद था, उन्होंने कर वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। हमारी जो है बदकिस्मती थी कि हमने वज़ीर आला भी कैसे कैसे बनाए पंजाब के इफ्तिखार महमूद साहब, नवाब इफ्तिखार महमूद, उनको 4000 जो राइफलें दी उन्होंने रख दी, बाद में पंजाब पुलिस को तकसीम कर दी। एक आदमी जम्मू की तरफ नहीं गया। कोई थोड़े बहुत ऐसे जो गुजरात या जेलम से ऐसे खुद गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज तक ये इस बारे में तारीख खामोश है कि उन्होंने जो कि जम्मू की साइड पे अखनूर और ये इलाका जो चमजोड़ियाँ, इस इलाके से वहाँ से जो पेनिट्रेट करना था वो क्यों नहीं हुआ। एक तो ये बात हुई। इस पूरे जनरल ग्रेसी के बावजूद ये कि ब्रिगेडियर अकबर खान उनके अंडर में थे, लेकिन लियाकत अली खान और कायद आज़म ये इन लोगों ने ये टास्क दिया था जनरल अकबर खान को। तो उन कम वसाइल के बावजूद और सरदार इब्राहिम गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब जो थे, उनका डायरेक्ट जो रब्ता था वो मेजर ब्रिगेडियर अकबर खान से था। और ये दोनों अहबाब आलमोस्ट अगर 2-3 दिन की 1-2 दिन इन्हें और मिल जाते तो ये श्रीनगर कैप्चर कर गए थे। और ये उसमें ये जो बड़ी लीडरशिप थी और जो महाराजा था वो महाराजा हुआ और शेख अब्दुल्ला ये देखते ही रह जाते, लेकिन ऐसे ना हो सका। अच्छा, वहाँ जो महाराजा के जाने के बाद जो श्रीनगर को जो प्रोटेक्ट किया या उससे आगे जो किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वॉलंटियर्स थे वो, और श्रीनगर शहर में जो है उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो या आसपास के इलाकों में जो कश्मीरी स्पीकिंग इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी और उनकी, और इस लिहाज से वहाँ पे मुजाहिदीन वो कामयाबी ना हुई जो मुजफ्फराबाद, पुंछ या मीरपुर वगैरह में भी। बाद में जब इंडियन आर्मी आई तो बेशुमार इलाके जो है वापस ले लिए गए और जनरल अकबर ख़ान और उनके साथियों ने फिर भी रेजिस्ट करके तो कुछ ना कुछ इलाके जो है वो तकरीबन 60% इलाका जो कैप्चर कर दिया गया था कश्मीर का, लद्दाख और गिलगित समेत। तो उसमें से जो करगिल, द्रास, बारामूला, उड़ी, राजौरी, नौशहरा और मेंढर वगैरह ये इलाके उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन बाकी जो है वो आज़ाद कश्मीर की इसका हिस्सा रहे। और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने नामुसाइद हालात के बावजूद जो है वो अच्छी रेजिस्टेंस पुट अप की। तो इसी दौरान कैप्टन सरवर शहीद जो पहले निशान हैदर हैं पाकिस्तान के, वो भी शहीद हुए कश्मीर के माज में। अच्छा, इसी दौरान
इंडिया की तरफ से एक ब्रिगेडियर उस्मान थे और उनको लगा ढरक गोला लगा था नौशहरा के मुकाम पे। ये तो इतनी बात थी। इसमें जो इसका जो खुलासा है वो ये है कि एक तो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी, स्वाय कायद आज़म के किसी ने कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप थी, ख़ासकर चौधरी गुलाम अब्बास साहब के साथ तो उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उनकी जो है कश्मीरी स्पीकिंग इलाकों में, ख़ासकर जो वादी कश्मीर है उसमें किसी किस्म की उस तरह की सपोर्ट नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि नेहरू और गांधी, महात्मा गांधी ने हर वक्त राब्ता रखा शेख अब्दुल्ला के साथ भी और महाराजा हरी सिंह के साथ भी। बावजूद इसके कि महाराजा हरी सिंह उनके साथ तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसको जो है वो इंडिया के साथ एक्सेशन फोर्सफुली या जैसे भी अंडर कंपल्शन जो है वो जाना पड़ा। अगर अच्छे तरीके से जैसे जो यहाँ बगावत हुई थी उसी तरीके से और उसी स्पिरिट के तहत अगर मुस्लिम लीग की कोई सीनियर लीडरशिप, बंगाल के लीडर थे या पंजाब में, तो मुस्लिम लीग की सच्ची बात है कोई लीडरशिप उस तरह की थी नहीं। वो जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी उसके लोग, जो मरात याफ्ता लोग, ज़्यादातर जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद के मरात याफ्ता लोग थे वही मुस्लिम लीग के लीडर बन गए। उनमें से तो किसी ने कोई ख़ास वो नहीं किया, अलबत्ता खान अब्दुल कय्यूम खान और यहाँ की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया। इसमें मैं एक बात और भी बताऊँ कि शेख अब्दुल्ला को प्रो इंडियन नेशनल कांग्रेस करने में जो सरहदी गांधी थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, उनकी जो मैं शायद पहले जिक्र नहीं कर सका, उन्होंने कई दफ़ा, उनकी बड़ी दोस्ती थी शेख अब्दुल्ला से, उन्होंने कई दफ़ा शेख अब्दुल्ला से जो है मुलाकात की और उन्होंने भी उनको राम किया कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो साइड लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़्यादा जो इसमें जो गलती हुई वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे गलती हुई, सफारती गलती। उन्होंने अपनी सफारती कोशिशें उस तरीके से ना की और थोड़ा उसमें तंग नज़री का भी दखल था कि लीडर जो है वो एक दूसरे की जो है वो टांगें खींचते थे, तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि वो एक सुनहरी मौका जो है वो ज़ाया कर दिया गया। उस मौके के ज़ाया होने के बाद इसी दौरान जो एक चीज़ है वो ये हुई कि जब जम्मू जो तकरीबन वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत तो थी, लेकिन वहाँ अच्छी खासी तादाद में दूसरी कम्युनिटी हिंदू भी थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, कोई 3 लाख के करीब लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद 65 में भी, और अभी जो है ओवरऑल जो है कोई 5 लाख के आसपास, 4 लाख प्लस में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर जो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही है। इस ज़िमन में एक जो बात कही जा रही है वो ये है, और मैं भी इसमें कहूँ कि मैं भी इससे मुतफिक हूँ कि इसमें लोगों की कुर्बानियों, कोशिशें जो है उनमें कोई कमी नहीं थी। अगर कमी रही है तो किसी भी लेवल पे कश्मीर की तहरीक आज़ादी में जो प्रॉपर लीडरशिप है उसकी हमेशा कमी रही है। अगर कोई कश्मीर की कौम को कोई कायद आज़म जैसा, कोई नेहरू जैसा, कोई महात्मा गांधी जैसा, कोई फेडरल कास्त्रो, कोई होचिमन, नेल्सन मंडेला, इस लेवल का अगर लीडर मिल जाता तो इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो है शायद आज़ादी तो मिल ही जाती। लेकिन लीडरशिप की जो है उस वक्त भी कमी थी, 47 में भी थी, 40 में भी थी, वो आज 2020-22-23 में भी है। इतनी कुर्बानियाँ जो हैं वो हम एक ख्वाब देख रहे हैं, कश्मीर के लोगों का भी ये ख्वाब है, लेकिन वो कब आज़ादी होगी। तो वो कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सहर होने तक, गालिब ने कहा, बल्कि पूरा ही पढ़ देता हूँ उसकी गज़ल के 1-2 शेर और इसको ख़त्म करते हैं कि वो गालिब ने ये कहा था, ये हमारी मसला कश्मीर के ऊपर, उसका तो कोई और उस वक्त महफूम था, इस पर सादक आती है बात कि आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सहर होने तक, आशिकी सब्र तलक और तमन्ना बेताब, इस दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो आज़ान हो रही है, तो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ।
और आगे इसको हम कंटिन्यू रखें कि उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं और कुछ कायद आज़म के जो सेक्रेटरी थे KH खुर्शीद साहब, उनके दौरे का जिक्र होगा, दौरा कश्मीर का, और उसके बाद जो है वो उसके लीगल एस्पेक्ट्स और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें वगैरह हैं उसका हम इंशाल्लाह बाद में जिक्र करेंगे। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।